कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ऑफिस के बाद अरमान ने एक पार्क के पास गाड़ी रोकी। वहीं जिज्ञासा उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे सामने ही झूले पर बैठी हुई दिख गई, जो बच्चों के साथ किसी बात पर खिलखिला रही थी। वो उसे देखता हुआ उसके पास ही आ गया। बाय बच्चों, वो अरमान को देखकर वहां से उठी। बच्चे खेलते हुए दूसरी साइड चले गए। क्या हुआ, आपने ऐसे मिलने को क्यों कहा? सब ठीक है ना? उसने गंभीर भाव में अरमान को देखकर पूछा। यहाँ बहुत शोर है, इससे अच्छा तो गाड़ी में बैठकर ही बात करें, अरमान ने कहा तो उसने सिर हिलाया और उसके साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। अरमान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ दूर जाकर उसने गाड़ी रोकी। जिज्ञासा अरमान के चेहरे को देखकर ही समझ पा रही थी कि कुछ बहुत ज़रूरी बात ही करनी है उसे। अरमान को चुप देख उसने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। जिज्ञासा, मेरी एक बात मानोगी? क्या? सगाई नहीं करनी मुझे? तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप बारात ही लाना चाहते हैं तो इकट्ठे शादी ही कर लेते हैं, वो मजाकिया अंदाज में बोली। मुझे शादी सगाई कुछ नहीं करनी है, वो बोला तो जिज्ञासा के चेहरे के भाव बदले। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। मैं नहीं पसंद हूँ आपको, ये बात आपको उसी दिन कह देनी चाहिए थी ना। कोई झूठी उम्मीद देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फालतू में ही दोनों परिवार वाले आश लगाए बैठे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। कुछ दर्द सा उमड़ आया था उसके चेहरे पर। पहली बार में ही उसे अरमान अच्छा लगने लगा था और अब उसका मना करना उसे तकलीफ दे लग रहा था। जिज्ञासा, परेशान मत होइए, मैं मना कर दूंगी सबको कि मुझे नहीं करनी आपसे शादी। उसकी बात पर अरमान ने उसे घूर कर देखा। शादी तो तुमसे ही करनी है, पर अभी के लिए ना बोल रहा हूँ मैं, वो झल्लाते हुए बोला। तो हैरत से जिज्ञासा ने उसे देखा। कनिष्क और मैंने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक साथ ही दूल्हा बनेंगे, पर अभी उसकी लाइफ में बहुत कुछ उलझा हुआ है। दीप्ति उससे दूर हो गई थी, अब मिली भी तो दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब उनके बीच सब ठीक हो जाए उसके बाद हमारी साथ में ही एंगेजमेंट हो और उसके बाद शादी भी। मैं अपने बात पापा के सामने नहीं रख पाया और कनिष्क से बोलता तो उसे बुरा लगता कि उसके लिए मैं अपनी सगाई पोस्टपोन कर रहा हूँ। इसलिए मुझे लगा कि तुमसे बात करनी चाहिए। वो पूरी बात उसे बताया तो जिज्ञासा को जाकर तसल्ली हुई। वो लपक कर उसके गले लग गई। अरमान इसके लिए तैयार नहीं था। खुद को संभालने के लिए वो थोड़ा पीछे हुआ और सीट से ही टिक गया। वो उसके ऊपर झुकी थी। अरमान उसकी इस हरकत पर मुस्कुराया और धीरे से अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया। दीप्ति ने अपने कपड़े कबर्ड में सेट कर दिए थे। वो जैसे ही रूम से बाहर निकलने को हुई, कनिष्क एंटर हुआ। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या जो बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? वो बोली, क्योंकि कनिष्क दरवाजे पर ही खड़ा हो गया था कि वो जा न पाए। इतना ज़रूरी काम है तभी तो आया हूँ, उसने शरारत से कहा। दादी आप? दीप्ति ने कहा तो कनिष्क ने पीछे मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था। मौका पाकर हंसते हुए दीप्ति भाग गई थी, जिस पर कनिष्क ने बेचारा सा मुंह बनाया। अरे आराम से, गिर जाओगी बेटा। दीप्ति जो भागती हुई आ रही थी, सामने से आती श्वेता जी ने कहा तो वो रुक गई। क्या हुआ, हाफ क्यों रही हो? उन्होंने पूछा तो उसने इनकार में सिर हिलाया और जल्दी से उसके बगल से निकल गई। कनिष्क भी मुस्कुराता हुआ अपने रूम में चला गया। मैं बारिश हो जाऊंगा, तुम बादल हो जाओगी, देख लेना देख लेना। इतना तुमको चाहूँगा, तुम पागल हो जाओगी, देख लेना देख लेना। कहता है सुनिए धूप किनारा, तेरा हुआ मैं सारा का सारा, देख लेना। तेरे होठों पे हमेशा मैं हंसता ही रहूँगा, देख लेना देख लेना। आज जाने कितने लंबे वक्त के बाद उसके लब गुनगुनाए थे। वो गुनगुनाता हुआ अपना लैपटॉप उठाया और लेकर बैठ गया। कितने वक्त बाद वो दिल से खुश था कि गीत खुद ब खुद गले से निकलने लगे थे। आ गए आप? कैसा रहा दिन आपका? विवेक जी ऑफिस से आए थे और श्वेता जी उन्हें पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोली। ठीक था। अरमान आपके साथ नहीं निकला था क्या? अभी तक नहीं आया वो तो मुझसे पहले ही निकला था ऑफिस से, उन्होंने कहा तो श्वेता जी कुछ परेशान हुई उसे लेकर। घबराओ मत, कहीं रुक गया होगा, मैं कॉल करके पता करता हूँ।
वो बोले और उन्होंने अरमान को फ़ोन लगाया तो पता चला कि वो दूसरे वाले घर पर है, आज वहीं रुकेगा। ये लड़का भी बहुत लापरवाह होता जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है इसे भी कि घर पर सब परेशान होंगे। इतना लापरवाह तो बस तुम्हारा कनिष्क ही है, अरमान ने उसे मैसेज करके बताया था, वो कह रहा है। लेकिन वो जनाब उन्हें कहाँ फुर्सत रहती है कि किसी को कुछ बताएं। अब आप मेरे बेटे पर मत शुरू हो जाइए, कितने टाइम बाद तो उसकी लाइफ में सब ठीक हुआ है, वो इतना खुश है आज। मुझे लग रहा है कि उसके और दीप्ति के बीच भी सब ठीक हो गया है, अब दोनों ही खुश दिख रहे हैं। क्या सोचने लगे अब आप? दीप्ति के बारे में? दीप्ति के बारे में इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे बेटे के लिए अच्छी है कि नहीं, पर ऐसे किसी जवान लड़की को घर पर रखना भी ठीक नहीं लगता, और तब जब दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? साफ साफ बोलिए ना। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अरमान के साथ साथ कनिष्क और दीप्ति की भी सगाई उसी दिन कर दी जाए और फिर शादी भी। कहकर वो श्वेता जी को देखने लगे तो उनकी मुस्कान गहरी हो गई। बिल्कुल सही फैसला लिया है आपने, मैं भी यही सोच रही थी और आपसे इस बारे में बात करने वाली थी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अगली सुबह दीप्ति कनिष्क के रूम में आई तो देखा वो लैपटॉप अपनी गोद में रखे बेड से सिर टिकाए अधलेटा ही सो रहा था। शायद रात में काम कर रहा था और ऐसे ही सो गया। दीप्ति ने आगे बढ़कर उसके ऊपर से लैपटॉप हटाया जो कि ऑफ हो चुका था और उसे चार्जिंग में लगाया। फिर आसपास पड़ी फाइल्स को समेटकर एक तरफ रखा। कनिष्क उठो, वो हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों हो इतने प्यारे, कोई रिश्ता कैसा भी रहा हो, लेकिन लगता है उन सब की भरपाई भगवान ने एक तुम्हें देकर कर दी है। वो प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर बोली और झुककर गहराई के साथ उसके बालों को माथे से हटाते हुए वहाँ अपने लबों को रख कर गहराई से चूम लिया। दीप नींद में भी वो उसका स्पर्श पाकर बोल पड़ा। दीप्ति हड़बड़ाते हुए दूर होने लगी कि उसकी भी आंखें खुल गई। कनिष्क ने उसे अपने इतना करीब देखा तो उसकी कमर में अपना हाथ लपेट लिया। मतलब ख्वाब नहीं था, ये हकीकत था जो हो रहा था। फिर क्यों इतनी जल्दबाजी है अब दूर जाने की? थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना, वैसे भी कल से बहुत दूर हूँ मैं, एक भी बार नहीं आई तुम मेरे पास। वो उसके चेहरे को अपने आंखों में भरता हुआ बोला। वो मैं मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता, वो उठने की कोशिश करती हुई बोली। बेकार है। उसके कहने पर दीप्ति ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मेरी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करना बेकार है, जब तक मैं ना चाहूँ। वो उसे पलटते हुए अपने नीचे ले चुका था। कनिष्क, नहीं ना, उठ जाओ प्लीज़। उसकी सांसें बहुत तेज हो चली थी, बदन में सरसराहट दौड़ पड़ी थी, आंखें मूंद ली थी उसने। आई लव यू। उसे अब बहुत प्यार आया उस पर और उसने दीप्ति के सिर को चूम लिया और बगल में करवट लेकर उसे छोड़ दिया। दीप्ति ने तिरछी निगाहों से उसे देखा और उठ बैठी। जब तबीयत नहीं ठीक थी, आराम करने को बोला था सबने, तो सो नहीं सकते थे? क्या ज़रूरत थी काम करने की? वो अपनी बेतरतीब सांसों को संयत रखकर उससे बोली। नींद नहीं आ रही थी और काम भी तो ज़रूरी था, ऑफिस नहीं गया था तो यहीं से सब देख रहा था, फालतू में काम बढ़ जाता अरमान का। वो मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए ही बोला। बादामी रंग के सूट में वो बेहद प्यारी लग रही थी और कनिष्क के पास होने से ही उसके चेहरे पर निखार था, गालों पर लाली छाई थी। कनिष्क, वो बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ जाने को हुआ कि दीप्ति ने एक बार फिर उसे पुकारा तो वो उसकी तरफ देखा। ऑफिस क्यों ज्वाइन कर लिए म्यूजिक छोड़कर? तुम मिल गए, इतना काफ़ी है ना जीने के लिए, तो बाकी की बातों में क्यों उलझना? उसने मुस्कुराते हुए गहराई से जवाब दिया और चला गया। दीप्ति को बहुत बुरा लग रहा था, कहीं ना कहीं वो वजह जानती भी थी। अरमान सुबह यहाँ आ गया था। वो रूम से बाहर आया तो देखा विवेक जी किसी बात पर गुस्सा हो रहे थे। क्या हुआ पापा, कोई प्रॉब्लम है क्या? उसने उनके पास आकर पूछा। मिस्टर वर्मा, है प्रॉब्लम? वो लोग समझते क्या हैं खुद को? पहले खुद ही सगाई की तारीख रखी और अब कह रहे हैं कि उन्हें अभी समय चाहिए। जब सब कुछ पक्का हो चुका था तो क्या तुक बनता है अचानक से ये सब कहने का? ऐसे घर की लड़की को मुझे अपनी बहू बनाना ही नहीं है जहाँ के लोग अपनी जुबान के ही पक्के ना हों।
विवेक जी कुछ गर्म मिजाज के थे तो उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। आज भी यही हुआ। जब जिज्ञासा के घर से पता चला कि वो अभी टाइम चाहते हैं, उन्हें सगाई नहीं करनी, विवेक जी की बात पर वो कुछ ना बोल सका। पर पापा, उन्होंने ऐसा कहा है तो कोई रीज़न होगा, कनिष्क बोला। विवेक जी बोले, रीज़न यही है कि गलत जगह तुम्हारी माँ हम सबको लेकर गई। उन्हें अपनी दोस्ती बढ़ानी थी उनके घर की बेटी को लाकर। अरमान बोला, पापा प्लीज़ आप माँ को दोष मत दीजिए, इसमें उनकी या किसी और की कोई गलती नहीं है। और रही बात सगाई के डेट की, तो मैंने ही जिज्ञासा से ऐसा कहा था और उसने मेरे कहने पर ही। तू पागल हो गया है क्या? उसकी बात बीच में काटते हुए ही इस बार श्वेता जी नाराज़गी से बोली। और अचानक से तुम्हें ये सूझा? जब डेट फिक्स हो रही थी तो क्या तुम्हें नहीं पता था, या फिर तुम्हें भी शौक है मेरी बनी बनाई इज्जत के साथ खेलने का? विवेक जी अरमान की तरफ पलटते हुए गुस्से से बोले। उन्होंने कनिष्क के लिए भी ये बात कही थी, क्योंकि कनिष्क से भी उनकी कमी बनती थी। अरमान उन्हें ज़्यादा प्यारा था और आज उसकी ही वजह से ये सब हुआ, ये जानकर उनका गुस्सा बढ़ चुका था। विवेक, बस बहुत हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों पर चिल्लाने की और तमाशा करने की। जो भी बात है बैठकर सुलझाई जा सकती है, हर बात पर गुस्सा भी अच्छा नहीं होता। दादी जो कब से चुप थी, बात को बढ़ता देख उन्होंने सबको शांत कराते हुए कहा। दादी, जिसकी आदत अपनी मर्जी थोपने की हो उसे जल्दी गुस्सा आ ही जाता है। कनिष्क से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा। जो दीप्ति को नहीं पसंद आया उसने कनिष्क की कलाई पकड़ ली ताकि वो आगे कुछ ना बोले। मैंने सबको शांत रहने को कहा, दादी सख्ती से बोली, तो वो चुप हो गया। दीप्ति बेटा, तू इसे लेकर जा, और श्वेता बहू तुम विवेक को चाय पानी ले जा कर दो। दादी जी ने सबको हुक्म दिया और फिर अरमान की तरफ देखा जो सिर झुकाए खड़ा था। उसे नहीं पता था कि इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। उसकी आंखें कुछ भर आई थी। दादी, मैंने बस इसलिए जिज्ञासा को रुकने को कहा क्योंकि कनिष्क हमेशा कहता था कि हम साथ ही शादी करेंगे, और उसकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था, वो इतना परेशान है, तो मैं कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता, आप ही बताइए ना। कनिष्क ने आज तक मेरे लिए जो भी किया है उसका कर्ज तो मैं कभी नहीं चुका सकता, लेकिन क्या अपने भाई की लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए रुक भी ना सकूं? वो कुछ भावुक हो चुका था। चिंता मत कर, सब ठीक हो गया है, और तेरी नादानी पर प्यार करूं कि गुस्सा, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। क्या मतलब है आपका? उन दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है। विवेक ने उन दोनों की सगाई भी उसी दिन कराने का फैसला लिया था जो तुम दोनों भाई चाहते थे, लेकिन अब तुमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो हंसती हुई बोली तो अरमान का चेहरा देखने लायक हो गया था। और उस साले ने मुझे कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, वो चिढ़ते हुए बोला। तो दादी ने अपने हाथ पीछे खींच लिया कि मुझे क्या पता, तुम दोनों भाई आपस में जानो। अरमान दांत पीसते हुए अब गुस्से से कनिष्क के रूम की तरफ बढ़ गया। कनिष्क बेड पर बैठा था और दीप्ति हाथ बांधे हुए उसे घूर रही थी। दोनों के बीच खामोशी पसरी थी। कनिष्क ने अब उठकर बेड के ड्रॉर से सिगरेट निकाला, जो देख दीप्ति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कनिष्क ने वो जलाकर अपने होठों के बीच दबा लिया। ये क्या है? वो कुछ हैरानी से उसके पास आते हुए बोली। क्या है? क्या जो है सामने है, तुम्हें नहीं पता? वो कुछ अखड़ा सा बोला। सिगरेट के धुएं से दीप्ति को खांसी आने लगी तो कनिष्क ने तुरंत ही बालकनी में जाकर उसे बुझा दी और भागता हुआ दीप्ति के पास आया। उसने उसे बेड पर बिठाया और पानी दिया, साथ ही उसकी पीठ सहलाने लगा। तुम क्यों आए? जाओ ना, अपना वो अमृत पी लो, उससे तुम्हें ज़्यादा शांति मिलती है। वो कुछ गुस्से और नाराज़गी से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाते हुए बोली तो कनिष्क को समझ आया कि वो किस बात पर गुस्सा कर रही थी। यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा था। और क्या? बोलो ना। दिमाग तो तुम्हारा वैसे भी खराब ही रहता है। अभी ये सब, और वहाँ बाहर सबके सामने भी अंकल जी को कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। चुप नहीं रह सकते थे थोड़ी देर? दादी बात तो कर रही थी ना उनसे। देखो दीप, तुम अभी उन्हें नहीं जानती हो। वो बोल ही रहा था कि वहाँ अरमान आया और कनिष्क का गला पकड़ लिया। साले कमीने, सब तेरी वजह से हुआ है, तू मुझे बता नहीं सकता था? वो उसके मुंह पर एक पंच देते हुए बोला। बेचारा कनिष्क, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया। अरमान, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। दीप्ति ऐसा होता देख कुछ परेशान सी बोली।
कनिष्क ने अरमान को धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। दोनों आपस में ही उलझने लगे थे। कनिष्क के होठों के किनारे से खून आ गया था अरमान के मारने की वजह से, जो देख दीप्ति ने सिर झुका लिया। कुछ नम हो चुकी थी उसकी आंखें। अब ये बताएगा भी क्या हुआ है जो आते ही बाज की तरह टूट पड़ा मुझ पर। वो अपना मुंह सहलाते हुए बोला। अरमान ने उसे सब कुछ बताया। कनिष्क की निगाह दीप्ति पर जैसे ही पड़ी वो मुस्कुरा दिया। देख, तूने मेरी मल्लिका को रुला दिया। अरमान ने भी अब दीप्ति की तरफ देखा। अरे ठीक हूँ मैं, हम दोनों का आपस में इतना चलता रहता है, लगा नहीं मुझे, तुम परेशान मत हो। कनिष्क ने दीप्ति का हाथ थामते हुए प्यार से कहा और अपने बगल में बैठा लिया। तू फिर से अपने में ही लग जा, और मैं तेरे लिए इतना रायता फैला चुका हूँ, उसका क्या करूँ? पापा भी गुस्सा हो गए हैं। अरमान की बात सुनकर दीप्ति और कनिष्क का हंस पड़े। अरमान ने उन्हें घूर कर देखा, फिर उसे भी हंसी आ गई। कुछ मत कर, बस दादी को पटा ले, वो है ना, सब ठीक कर देंगे। और पापा को भी तुझसे ज़्यादा ही प्यार है तो तेरी खुशी के लिए मान ही जाएंगे। बस जिज्ञासा की फैमिली से बात करनी होगी, कनिष्क ने कहा। कितने दुष्ट हो, वैसे तो दिन भर दादी से लड़ते रहते हो तुम दोनों, और अब अपने काम के लिए ऐसे उनका यूज करोगे? कनिष्क की बात सुनकर दीप्ति बोल पड़ी तो कनिष्क और अरमान ने एक दूसरे को देखा। अरे यार, हमारी दादी बहुत कूल है, वो हमसे बहुत प्यार करती हैं, वो तो बस हम आपस में मस्ती करते रहते हैं, अरमान ने कहा। वो सब तो ठीक है और सब कुछ तो मैं ही ठीक कर सकती हूँ, पर उससे पहले मुझे तो देखना है जिज्ञासा को। आखिर मेरी देवरानी जो होगी तो पहले मैं भी पसंद कर लूँ उसे, वो शरारत से बोली। देवरानी नॉट बैड, लेकिन उससे पहले हस्बैंड भी को भी तो देखना चाहिए, कनिष्क भी उसी अंदाज में बोला। चुप करो तुम अभी। और अरमान, तुम बताओ कब मिला रहे हो जिज्ञासा से? आज ही मिल लेना दोपहर में, मैं तुम्हें नंबर सेंड कर दूंगा, फिर जैसा जो तुम दोनों को ठीक लगे। ओके, वो मुस्कुरा कर बोली। अरमान अब वहाँ से चला गया। उसके जाते ही कनिष्क ने दीप्ति को बैग हक कर उसके कंधे पर चीन टिका ली। ऐसे ही रहा करो खुश और मस्ती करती हुई, मेरी दीप मुझे ऐसे ही पसंद है, वो उसके गाल पे अपने होठ रखता हुआ बोला। तो दीप्ति ने अपने पेट पर लिपटे कनिष्क के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि हमारी सगाई भी होगी, कभी नहीं लगा था कि हम वापस में मिलेंगे और फिर सब कुछ ऐसे होगा। जो हो गया सो जाने दो, बस अब आगे के ख्वाब देखो, पिछला कुछ भी सोचकर उदास होने की ज़रूरत नहीं है, समझी? वो उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला तो उसने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। दर्द हो रहा होगा, मैं आइस लेकर आती हूँ, उसने कनिष्क के गाल पर हाथ रखकर कहा, जहाँ रेडनेस आ गई थी अरमान की बदौलत। नहीं, इतना भी कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा अपने आप ही। और अगर अब से तुमने सिगरेट को हाथ भी लगाया ना तो मुझे भूल जाना। दीप्ति को जैसे ही कुछ याद आया वो उससे दूर होते हुए बोली। अरे, वो हैरानी से बोलता ही रह गया कि दीप्ति बाहर चली गई। मेरी मल्लिका सच में शेरनी बन चुकी है अब तो, कनिष्क दीप्ति को जाता देख मुस्कुराता हुआ बोला और सिगरेट के पैकेट्स उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़ दे, इससे अच्छा तुम ही दूर हो जाओ, वो हंसते हुए बोला। इधर जब अरमान ने जिज्ञासा को सब कुछ बताया तो उसने अपना सिर पीट लिया। सॉरी, अब सॉरी क्यों बोल रहे हो? जो करना था वो तो आप कर चुके हो। यार, मैंने क्या किया? सारी गलती कनिष्क की है, उसे बताना तो चाहिए था मुझसे। वैसे तो अपनी सारी बातें शेयर करता है मुझसे, और डेट भी आगे पीछे करने वाली तो तुम ही हो ना, फिर मेरी गलती कैसे? जितने मासूम देखते हैं ना आप, उतनी आपकी हरकतें नहीं हैं। अब हंसिए मत। ओके, अच्छा सुनो, वो दीप्ति मिलने को कह रही थी तुमसे, तो मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है, उससे बात कर लेना। जी, चलो फिर मैं रखता हूँ। वैसे भी आज काफ़ी ड्रामा हो चुका है, अब थोड़ा पापा का मूड भी देख लूँ, मुझसे नाराज़ हैं वो। आपने बताया ही क्यों कि आपने मुझसे बोला था ये सब करने को, ऐसे मुझसे ही नाराज़ होते, लेकिन अब तो अरे मान जाएंगे वो, तुम परेशान मत हो, कहकर उसने कॉल कट की और फिर ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। ऑफिस में ही बात करता हूँ पापा से या फिर रास्ते में, अरमान खुद से ही बातें करता हुआ बोला। विवेक जी भी बच्चों की जिद के आगे हार ही गए। वैसे भी वो अरमान से बहुत प्यार करते थे, उससे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते थे और सब कुछ ठीक हो गया था। उनकी सगाई तय डेट पर ही थी।
इतना काम बाकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। अभी तक तो तुम सबके कपड़े और रिंग भी नहीं आई। आंटी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब साथ ही शॉपिंग पर चले, जल्दी भी हो जाएगा। जिज्ञासा को भी बुला लेते हैं। दीप्ति ने आइडिया दिया तो श्वेता जी को उसकी बात ठीक लगी और उन्होंने हामी भर दी। भाभी, रिंग के लिए तो मेरे दोनों भाइयों को बुला लेना, वरना उनकी पसंद की ना हुई तो वो बहुत नाराज होंगे। मानवी ने हंसते हुए कहा तो सब मुस्कुरा उठे। मानवी, तुम जिज्ञासा को मॉल का नाम मैसेज करके बता दो, वो भी वहीं आ जाएगी। दीप्ति ने मानवी से कहा तो उसने वैसे ही किया और जिज्ञासा को मैसेज करके आने का बोल दिया। दादी चलिए ना, आप क्यों बैठी हैं? नहीं बेटा, मेरा वहाँ क्या काम है, तुम बच्चे ही जाओ। पर दादी, माँ जी के पैरों में कुछ सूजन भी आ जाती है ज़्यादा चलने से, इसलिए वो नहीं जाना चाहती। श्वेता जी ने दीप्ति को बताया तो उसने जिद नहीं की और इनकी महिला मंडली शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। जिज्ञासा भी उन्हें वहाँ मिल गई। दीप्ति और जिज्ञासा ने बस फ़ोन पर ही बात की थी। आज पहली बार दोनों आमने सामने मिल रही थी। मानवी तो बहुत खुश थी, आखिर उसकी दोनों भाभियाँ थी ही इतनी प्यारी और एक साथ दो दो फंक्शन होने थे तो और भी मज़ा आने वाला था। ओफो, अब समझ आया कि कनिष्क जी क्यों पागल हुए पड़े थे आपके पीछे। जिज्ञासा ने धीमे से फुसफुसाते हुए दीप्ति से कहा तो दीप्ति ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। अरे, इतनी प्यारी हो इसलिए इतने कम दिनों में ही घर में सबकी लाडली हो गई, और वो भी बस तुम दोनों की ही लव स्टोरी सुनाते रहते हैं। जिज्ञासा ने कहा तो दीप्ति के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। और तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया कि शादी के नाम से भागने वाला बंदा इतनी जल्दी मान गया? दीप्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने क्या किया? उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि अगर घर में सबको पसंद हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, और कनिष्क ने भी अपनी मंजूरी दे दी तो वो मान गए। उन्होंने अपना फैसला उन पर ही तो छोड़ रखा था। बहुत प्यार है दोनों दोस्तों में, दीप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। जिज्ञासा की माँ भी आई थी। सबने मिलकर पहले कपड़े सिलेक्ट किए कि किसे क्या पहनना है। दीप्ति ने अपने और कनिष्क के लिए मैचिंग कलर की ड्रेस ली थी। कैसा ये पल है, पहले जब परिवार साथ था तो मेरा प्यार नहीं था, और अब जब प्यार मिल रहा है तो परिवार ही नहीं है। दीप्ति के मन में यही बातें चलने लगी जब उसने जिज्ञासा को अपने परिवार के साथ कपड़े खरीदते देखा। आंटी जी, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, हम सब यहीं हैं, श्वेता जी ने कहा तो दीप्ति उनके पास से हटकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मम्मा, मौलिक, घबराहट में उसके मुंह से निकला जब उसने काउंटर के पास खड़े हुए मलिक को देखा। उसने कुछ लिया था और उसकी ही पेमेंट कर रहा था। उसकी नज़र जैसे ही दीप्ति की तरफ होने को हुई, वो झट से एक तरफ छुप गई। मानवी, दीप्ति नहीं आई अभी तक, तू जाकर देखा, जिज्ञासा ने दीप्ति को ना देखकर कहा। भाभी, मैं कॉल ही कर लेती हूँ ना उन्हें, फ़ोन है उनके पास। काफ़ी देर बीत चुकी थी और दीप्ति अभी तक नहीं आई थी। इधर दीप्ति जो अभी भी छुप कर खड़ी थी, उसका फ़ोन बजने लगा, जिस पर मौलिक ने उस तरफ देखा और उसे दीप्ति दिख गई। वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, दीप्ति फुर्ती से लिफ्ट में चढ़ गई। उसके दिमाग में पुरानी यादें चलने लगी थी, उसकी और मौलिक की सगाई, उसके बाद ही सारी रस्में, मौलिक का उसे परेशान करना और फिर उसके पापा का ख़त्म हो जाना। वो पैनिक हो चुकी थी। फ़ोन फिर से बजने लगा, लेकिन वो जब तक ऑटो में नहीं बैठ गई उसने फ़ोन नहीं उठाया। कहाँ हो आप? मानवी, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं घर जा रही हूँ। अरे, पर अचानक से पीरियड्स। दीप्ति को कुछ नहीं सूझा तो उसने यही बोल दिया। मानवी ने भी आगे कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा और ठीक है कहकर कॉल कट कर दी। नहीं भगवान जी, अब और कुछ मत करना, मुझे मेरे कनिष्क के साथ ही रहना है। और मौलिक, वो यहाँ क्यों आया है? उसने मुझे देख भी लिया है, अगर उसने फिर से कुछ किया तो? वो बेचैनी से खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ दूर आगे चलकर ऑटो रुक गया। शाम को कनिष्क और उसके पापा घर आए तो पता चला कि महिला मंडली तो आज शॉपिंग के लिए गई है और अभी तक नहीं आई। कनिष्क वहीं दादी के पास बैठकर बातें करने लगा। थोड़ी ही देर में सब आ गए। माँ, आप और मानवी तो आ गई, फिर दीप्ति, वो नहीं है आपके साथ? दीप्ति को ना देखकर उनके आते ही कनिष्क ने सवाल किया। अरमान, जो मानवी के बोलने पर उन सबके पास ही चला गया था, उसने बैग्स लाकर अंदर रखे। दीप्ति भाभी तो घर में ही होंगी ना, वो बहुत पहले ही आ गई थी, इसलिए तो हमने आपको कॉल करके नहीं बुलाया।
बस अरमान भाई को ही बोला। मानवी ने जवाब दिया, क्या बकवास कर रही हो? वो घर में होती तो मैं पूछता। माँ कहाँ है वो? और क्या बोल रही है मानवी? वो पहले निकली थी किसके साथ? कनिष्क अब दीप्ति को लेकर काफ़ी परेशान हो चुका था। वो अकेले ही निकली थी वहाँ से। उसको मंथली प्रॉब्लम, श्वेता जी ने उसे पूरी बात बताई। पागल हो गए हैं आप लोग? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हैं? अनजान शहर में वो कहाँ और कैसे होगी? और वो भी ऑटो से। घर में गाड़ियाँ कम पड़ गई हैं क्या? इसलिए ही आज मैं पापा के साथ गया था ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ तो दीप्ति के लिए उसकी फिक्र अब गुस्से में बदल चुकी थी। कनिष्क शांत हो जा, हम चल कर देखते हैं, वो ठीक होगी। अरमान उसे शांत कराता हुआ बोला। श्वेता जी आज तो सच में आपने लापरवाही बरती है। विवेक जी बोले सब परेशान हो गए थे उसके लिए। कनिष्क और अरमान उसे ढूंढने निकल गए थे। कनिष्क बार बार दीप्ति का नंबर डायल कर रहा था लेकिन कॉल लग ही नहीं रही थी। अरमान तू दूसरे वाले घर जाकर देख ले और मैं मॉल के रास्ते में देखता हूँ, कनिष्क अरमान से बोला। तो अरमान ने सिर हिलाया और दोनों अलग अलग रास्ते निकल पड़े। कनिष्क की तो जैसे जान जा रही थी। उसके बिना कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। और कितनी परीक्षा लेंगे आप मेरे प्यार की? कनिष्क ने आंखें बंद करते हुए ईश्वर को याद करके कहा। कुछ पता चला क्या दीप का? कनिष्क पूरे रास्ते देख चुका था पर दीप्ति का कोई पता नहीं चला। उसने अब अरमान को कॉल लगा दी। नहीं यार, यहाँ तो नहीं आई। वो अगल बगल भी सबसे पूछा मैंने। कनिष्क ने यह सुनते ही फ़ोन सीट पर फेंका और दोनों हाथों में अपना सिर ले लिया। वो दर्द से चीखा। उसकी आंखें रक्ताब हो चुकी थी। दिमाग की नसें जैसे फटी जा रही थी। क्या करे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने एक सिगरेट जलाकर मुंह में रखी और कस भरने लगा। तभी उसे घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ी जो पास के ही मंदिर से आ रही थी। वो जाने क्या सोचकर गाड़ी से बाहर आया और उस तरफ बढ़ा। उसके कदम खुद ही मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। वो जैसे ही ऊपर आया तेज हवा सी चलने लगी और उसे अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई। तभी मंदिर के पीछे ही तरफ एक पत्थर पर उसे कोई बैठा हुआ दिखा। वो भागता हुआ वहां आया। दीप, उसने जैसे ही पुकारा दीप्ति ने उसकी तरफ देखा। अब जाकर कनिष्क को वो दिखी थी। उसने एक पल की भी देरी किए बिना उसे अपनी आगोश में समेट लिया। उसकी तेज चलती सांसें, उसकी वो लाल आंखें बिना बोले ही सब कुछ कह चुकी थी। उसकी पकड़ कितनी मजबूत थी। दीप्ति ने अब चारों तरफ देखा तो अंधेरा हो चुका था। उसने कनिष्क की पीठ पर अपने हाथ रख लिए। वो कनिष्क, कुछ देर बाद जैसे ही वो कुछ बोलने को हुई कनिष्क उससे अलग हुआ। हे क्या हुआ? वो कनिष्क की आंखें देखकर उसका चेहरा थाम ली। उसने बिना कुछ बोले उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया और कलाई पकड़ ली और फिर बिना कुछ बोले नीचे उतरने लगा। वो मैं, मतलब मुझे टाइम का पता नहीं चला। कनिष्क ने लाकर गाड़ी के पास ही उसका हाथ छोड़ा था। वो अपने हिसाब से उसे जवाब देने लगी। बैठो। नहीं, पहले मेरी बात। वो बोलने को हुई लेकिन उसकी वो लाल घूरती हुई आंखें देख वो सहम गई और तुरंत गाड़ी में बैठ गई। कनिष्क ने ड्राइविंग सीट संभाली और तेज रफ्तार में गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ा धीरे चलाओ प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बगल से गुजरती हुई गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही थी। दीप्ति ने घबराते हुए उसके थाइस पर हाथ रखकर कहा, अरमान घर आजा। अरमान के नाम से जैसे ही उसका फ़ोन बजा उसने रिसीव करते हुए कहा। दीप्ति ने ब्रेक पर अपना पाँव रख दिया और एक तेज झटके के साथ गाड़ी रुक गई। कनिष्क का सिर डैशबोर्ड से लगभग टकराते हुए बचा। उसने दीप्ति की तरफ देखा तो दीप्ति उसके गले से लिपट गई। काम डाउन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने हूँ और तुम्हारे पास। वो उसकी पीठ सहलाते हुए बोली तो वो तेज तेज सांसें भरने लगा। क्यों करती हो ऐसा? मैं सच कह रहा हूँ, किसी दिन मेरी सांसें भी थम जाएंगी अगर तुम मुझसे। बिल्कुल चुप। क्या बोल रहे हो पता भी है? बार बार ऐसी बातें नहीं करते और बार बार ऐसे काम भी नहीं करते। तुम सबके साथ नहीं रह सकती थी? घर पर सब थे, बस तुम नहीं थी। और तुम्हें ना देखकर मेरी क्या हालत हुई थी, मैं क्या महसूस कर रहा था, तुम नहीं समझ सकती। और एक बात बताओ, जब तुम्हें पीरियड्स आते तो तुम मंदिर में तो जाती नहीं फिर? और कब से फ़ोन लगाए जा रहा हूँ मैं तुम्हें, वो भी ऑफ आ रहा है, क्यों? उसने पूछा। फ़ोन ऑफ हो गया, चार्जिंग नहीं थी ज़्यादा। और तुम यहाँ कैसे?
वो मैंने वहाँ मॉल में आज मौलिक को देखा, मुझे सब कुछ याद आ रहा था, बहुत डर गई थी मैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना, बस तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहना है। उसे अपनी लाइफ में वापस नहीं चाहती मैं, उसका साया भी नहीं पड़े हमारी ज़िंदगी में, लेकिन उसने मुझे देख लिया था और फिर मैं वहाँ से अकेले ही निकल आई और रास्ते में ऑटो खराब हो गया। फिर ये मंदिर दिखा, कालीघाट मंदिर, दीप्ति ने इन शॉर्ट उसे बताया। कनिष्क ने उसे पास खींचा जिससे वो उसकी गोद में ही आ चुकी थी। कनिष्क, वो बोली ही थी कि कनिष्क ने उसकी बोलती बंद कर दी। दीप्ति की आंखें बंद हो गई, कनिष्क की गर्दन पर उसकी हथेली चली गई। कुछ देर बाद उसने उसके लबों को रिहा किया और उसकी कमर से अपनी बाहें लपेटकर उसके माथे से अपना माथा जोड़ दिया। तुम जिंदगी हो मेरी और तुम्हें मुझसे जुदा तो वो ऊपर वाला भी नहीं कर सकता। एक तो क्या, कितने भी मौलिक आ जाएं, सबसे लड़ सकता हूँ मैं। जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा मैं, क्योंकि मैं एक पल भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। भरोसा है ना मुझ पर? कनिष्क का गुस्सा गायब हो चुका था। दीप्ति से ये सब सुनकर उसने प्यार से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था। एक तुम पर ही तो खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, वो बोली और उसके सीने से सिर टिका लिया। जिस मंदिर में थी तुम, वो काली घाट मंदिर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ इंसान को सुकून मिल जाता है। वो कितना भी परेशान हो, मन शांत हो जाता है और हर विश पूरी होती है, ऐसा लोग कहते हैं। कनिष्क अब उसका ध्यान उस बात से हटाते हुए बोला, तब तो हर जन्म के लिए तुम मेरे हुए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा और उसके सीने पर चूम लिया। कनिष्क मुस्कुराया, इतनी जल्दी परेशान मत हुआ करो मुझे लेकर, छोटी बच्ची नहीं हूँ कि गुम हो जाऊंगी। वो कनिष्क की लाल आंखों को याद करती हुई बोली, छोटी होती तो भी ठीक था, हर वक्त साथ लिए घूमता। उसकी बात पर दीप्ति ने मुंह बनाया। अब चलो भी, कितना लेट हो गया है तुम्हारी वजह से, वो उससे दूर होते हुए बोली। अच्छा जी, मेरी वजह से? मैं यहाँ आकर बैठा था। नहीं मैं, अब चलो भी। दीप्ति के कहने पर कनिष्क ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कल का पार्ट आप लोग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप सभी को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।